नमस्कार। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर बात कर रहे हैं, जिन्हें शायद थोड़ी एआई की मदद से और साफ किया गया है। हमारा विषय है कोलरिग्स 1972 का रूल 27। ये उन जहाज़ों के बारे में है जो या तो नॉट अंडर कमांड यानी एनयूसी हैं, या फिर जिनकी मैन्यूवर करने की क्षमता मतलब घूमने फिरने की काबिलियत सीमित है, आरएएम। जी बिल्कुल। समुद्र में सेफ्टी के लिए ये समझना आप कह सकते हैं बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको पता है कि कोई जहाज़ आसानी से रास्ता नहीं बदल सकता तो टक्कर टालने में मदद मिलती है। हाँ, ये तो है। आज हम रूल 27 की जो बेसिक बातें हैं, एनयूसी और रैम में क्या फ़र्क है, और हाँ, आईएमओ की कुछ ज़रूरी व्याख्याएं और थोड़े असली उदाहरण भी देखेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रूल 27, ये असल में किन जहाज़ों पर लगता है? हाँ, तो ये दो तरह के जहाज़ों के लिए है। पहले है एनयूसी, नॉट अंडर कमांड। ये वो जहाज़ हैं जिनका किसी अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से, जैसे इंजन फेल हो गया या स्टीयरिंग जाम हो गया। ओहो, मतलब कंट्रोल खो बैठे हैं। बिल्कुल, वो कंट्रोल में नहीं हैं, अपनी मर्जी से ना मुड़ सकते हैं ना रुक सकते हैं। एक तरह की इमरजेंसी है। समझ गई। और दूसरे वाले रैम? हाँ, रैम यानी रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैन्यूवर। ये वो जहाज हैं जो अपने काम की प्रकृति की वजह से, मान लीजिए कोई केबल बिछा रहा है पानी के नीचे या ड्रेजिंग कर रहा है। अच्छा, जो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि हिलना डुलना मुश्किल है। एकदम सही। उनके काम की वजह से वो आसानी से रास्ता नहीं दे सकते या मुड़ नहीं सकते। उनकी सीमा उनके काम से जुड़ी है, किसी खराबी से नहीं। ठीक है, ये फर्क समझ आया। तो अब समुद्र में दूसरे जहाज इनको पहचानेंगे कैसे? मतलब कुछ खास सिग्नल तो होते होंगे इनके लिए? हाँ बिल्कुल, सिग्नल जरूरी हैं। दिन के समय एनयूसी जहाज जो है वो दो काले गोले दिखाता है, एक के ऊपर एक, वर्टिकली। दो काले गोले, ठीक है। और रात में? रात में दो लाल बत्तियां, वैसे ही एक के ऊपर एक, ऑल राउंड लाइट्स। दो लाल बत्तियां ऊपर नीचे, ओके। और रैम जहाज के सिग्नल क्या है? रैम जहाज दिन में तीन आकृतियां दिखाता है। सबसे ऊपर एक काला गोला, बीच में एक डायमंड शेप और सबसे नीचे फिर एक काला गोला। बॉल, डायमंड, बॉल, याद रहेगा। और रात में रैम क्या दिखाता है? रात में रैम जहाज भी एनयूसी की तरह ही दो लाल बत्तियां दिखाता है, एक के ऊपर एक। अच्छा, रात में दोनों की लाइट सेम है, दो लाल बत्तियां। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? थोड़ा सा लग सकता है, पर कॉन्टेक्स्ट और दूसरे सिग्नल्स, जैसे कि अगर वो चल रहा है तो साइड लाइट्स वगैरह, उनसे फर्क पता चल जाता है। और हाँ, रैम जहाज अपनी वर्किंग लाइट्स भी जला सकता है। खैर, ये लाइट्स और शेप्स तो ठीक है, पर मैंने सुना था कि आईएमओ का एक सर्कुलर है, एमएससी कर्क 1260। उसने रैम की परिभाषा को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या कुछ गड़बड़ हो रही थी? हाँ, आपने सही पकड़ा। असल में यही बात थी। कुछ जहाज शायद बेवजह आर्म सिग्नल दिखाने लगे थे। तो आईएमओ ने सर्कुलर में साफ किया कि कोई जहाज राम सिर्फ तब माना जाएगा जब वो अपने काम की वजह से फिजिकली, सचमुच में मैन्यूवर करने में असमर्थ हो। अच्छा, सिर्फ ये कह देना कि हम बड़े हैं या बारी हैं या धीमे चल रहे हैं, ये राम होने का कारण नहीं है। तो ये बहुत बहुत जरूरी बात है, सिग्नल का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल। सिग्नल तभी दिखाएं जब आप वाकई सीमित हों, और जैसी वो स्थिति खत्म हो, काम पूरा हो गया या फिर से मैन्यूवर कर सकते हैं, तो सिग्नल हटा लेने चाहिए। यही एनयूसी और राम का जो मेन फर्क है वो और साफ हो जाता है। एनयूसी अचानक आई मुसीबत है, राम प्लान किए हुए काम का नतीजा है। कोई उदाहरण दे सकते? जैसे मान लीजिए कोई ड्रेजर है जो बंदरगाह में काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। जब वो ड्रेजर एक्टिवली ड्रेजिंग कर रहा है, उसका उपकरण पानी में है और वो आसानी से हिल नहीं सकता, तब वो रैम माना जाएगा। दिन में वो बॉल, डायमंड, बॉल शेप्स दिखाएगा और रात में दो लाल बत्तियां। और जैसे ही वो काम रोक दे? जैसे ही वो काम रोककर अपना इक्विपमेंट पानी से उठा लेता है और नॉर्मली चल सकता है, उसे रैम सिग्नल हटा लेने चाहिए। वो फिर एक नॉर्मल पावर ड्रिवन वेसल बन जाता है। ठीक है। और एनयूसी का उदाहरण? मान लीजिए किसी जहाज का इंजन बीच समुद्र में बंद हो जाए। वो फौरन एनयूसी स्थिति में आ जाएगा। उसे तुरंत दिन में दो काले गोले या रात में दो लाल बत्तियां दिखानी होंगी। ये सिग्नल बाकी जहाजों के लिए वार्निंग है कि भाई ये जहाज कंट्रोल में नहीं है, इससे दूर रहो और इसे रास्ता दो। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। एक एमएआई भी रिपोर्ट भी है इस पर। उसमें बताया गया है कि कैसे एक जहाज ने जरूरी एनयूसी सिग्नल नहीं दिखाए और नतीजा टक्कर हो गई। सिग्नल ना दिखाना बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो ऑफिसर्स जहाज पर है, खासकर जूनियर और सीनियर ऑफिसर्स, उनके लिए क्या खास बातें ध्यान में रखने वाली हैं इस रूल को लेकर?
देखिए, जूनियर ऑफिसर्स के लिए सबसे पहले तो इन लाइट्स और शेप्स को पहचानना और उनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि एनयूसी या रैम जहाज दिखे तो उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी है और रूल 18 के हिसाब से उन्हें रास्ता देना है, क्योंकि वो खुद आसानी से रास्ता नहीं बदल सकते। हाँ, उन्हें रास्ता देना है, ये पॉइंट अहम है। और सीनियर ऑफिसर्स के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सीनियर ऑफिसर्स जैसे मास्टर या चीफ मेट, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो एनयूसी या रैम का सिग्नल सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब जहाज सचमुच में उन शर्तों को पूरा करता हो। मतलब सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं, जैसा आईएमओ ने भी कहा है। और हाँ, जब भी एनयूसी या रैम स्थिति घोषित करें तो लॉगबुक में उसका कारण, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है? हाँ, ये ऑडिट और किसी जांच के लिए जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर रूल 27 और जो आईएमओ की व्याख्या है, उसका सार यही लगता है कि भाई समुद्र में एकदम क्लियर कम्युनिकेशन रखो, अपनी सीमाओं के बारे में दूसरे जहाज़ों को ईमानदारी से बताओ, सब कुछ आपसी सुरक्षा के लिए है ना? आपने एकदम सही कहा। सीधी सी बात है, स्पष्टता और ईमानदारी। जैसा कैप्टन चौहान ने भी शायद अपने नोट्स में जिक्र किया होगा, नियम जानना एक बात है, पर उनकी जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसे समझना और जिम्मेदारी से लागू करना वो ज्यादा जरूरी है। ये सिग्नल एक अधिकार तो देते हैं, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। और हाँ, ये याद दिलाना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है। हमेशा आधिकारिक कोल्ड रेग्स 1972 और संबंधित आईएमओ सर्कुलर्स को ही रेफर करना चाहिए। बिल्कुल, स्पष्टता और जिम्मेदारी, समुद्री सुरक्षा की कुंजी। और बस एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे ऑटोमेशन और रिमोट शिपिंग बढ़ रही है, आपको क्या लगता है ये जो पारंपरिक विजुअल सिग्नल्स हैं, लाइट्स और शेप्स, क्या ये उतने ही काम के रहेंगे? ये तो दिलचस्प सवाल है। क्या नई टेक्नोलॉजी इन्हें सपोर्ट करेगी या शायद इनकी जगह ले लेगी? और इसका असर समुद्री सुरक्षा पर कैसा पड़ेगा, इस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है समुद्र में सिर्फ एक सिग्नल, या यूं कहें कि सिग्नल का ना होना, कैसे एक बड़े जानलेवा हादसे की वजह बन सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर कोल्ड्रिक्स रूल 27 पर, जो जहाजों की मैनोवरिंग क्षमता सीमित होने से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसके लिए हम एक असल घटना को देखेंगे, जिसका विश्लेषण कैप्टन श्याम बहादुर चौहान ने भी किया है। और हाँ, उन्होंने इसमें एआई की मदद भी ली थी। अच्छा। ये घटना यूके की MAIB रिपोर्ट 2019-122 में दर्ज है। थेम्स एस्चुरी में एक टैंकर और एक ड्रेजर जहाज की टक्कर। हाँ, वो थेम्स वाली घटना काफी गंभीर थी। तो हमारी ये चर्चा इसी MAIB रिपोर्ट और कुछ IMO सर्कुलर जैसे आधिकारिक स्रोतों पर आधारित होगी। कोशिश ये समझने की है कि ये नियम, जैसे रूल 27, इनका पालन करना आखिर क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये घटना, जैसा आपने कहा, 2018 की है। यूके में थेम्स एस्चुरी, समय था रात का। और मौसम खराब था, घना कोहरा था, विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता बस 500 मीटर के आसपास। सिर्फ 500 मीटर रात में? ये तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल। और पानी में 2 जहाज थे, एक MTC ऑयल जो कि एक टैंकर था, कच्चा तेल ले जा रहा था, और दूसरा MV ड्रैगमास्टर। ड्रैगमास्टर, ये ड्रेजिंग वाला जहाज था, है ना? हाँ वही। वो उस वक्त ड्रेजिंग ऑपरेशन में लगा हुआ था, मतलब समुद्र तल की सफाई जैसा कुछ। और इसी काम की वजह से उसकी अपनी मर्जी से घूमने फिरने की, मतलब मैनोवर करने की क्षमता सीमित थी, जिसे रैम कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैनूवर। एग्जैक्टली। वो रैम कैटेगरी में था। और यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, कैसे? मतलब रैम था तो उसे सिग्नल दिखाने चाहिए थे। बिल्कुल। रूल 27B आई साफ कहता है कि ऐसे जहाज को सिग्नल दिखाना है। दिन में 3 निशान, एक बॉल, फिर डायमंड, फिर बॉल, एक के नीचे एक। और रात में? और रात में 2 लाल बत्तियां वर्टिकली, एक के ऊपर एक। लेकिन ड्रैगमास्टर ने ना दिन वाले शेप्स दिखाए, ना रात वाली लाइट्स। अरे पर क्यों? मतलब क्रू को पता नहीं था, या उन्होंने जानबूझकर अनदेखा किया? क्या वजह थी? ये एक बड़ा सवाल था जांच में भी। ऐसा लगता है कि ड्रैगमास्टर के क्रू में शायद ये गलतफहमी थी। वो सोच रहे थे कि क्योंकि वो एक तय ड्रेजिंग एरिया में काम कर रहे हैं तो शायद सिग्नल दिखाना जरूरी नहीं है। मतलब ऑप्शनल समझ लिया। हाँ, कुछ ऐसा ही। जबकि IMO का सर्कुलर है MSC.1 सर्क 1260,
वो साफ कहता है कि अगर आपका काम आपकी मैन्यूवरिंग क्षमता को रोकता है तो सिग्नल दिखाना जरूरी है, अनिवार्य है। ये कोई चॉइस नहीं है। तो इस गलतफहमी का नतीजा क्या हुआ? सी ऑयल ने क्या किया? नतीजा ये हुआ कि सी ऑयल के ब्रिज पर जो ऑफिसर थे उन्होंने रडार पर ड्रैगमास्टर को देखा तो सही, पर बिना रैम सिग्नल्स के उन्हें लगा कि ये कोई आम जहाज है जो आसानी से रास्ता बदल लेगा। हाँ, कि वो अपनी मर्जी से हट जाएगा। तो उन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की, वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। सिर्फ एक गलत धारणा और सिग्नल की कमी, और फिर टक्कर हुई। जब तक दोनों जहाज एक दूसरे के बहुत पास आ गए तब तक कुछ करने का वक्त ही नहीं बचा था। टक्कर जोरदार थी। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत भारी था। टैंकर सी ऑयल, उसका हल फट गया, ढांचा टूट गया और करीब 200 टन, आप सोचिए 200 टन कच्चा तेल सीधा समुद्र में बह गया। ओह, 200 टन! और दूसरी तरफ वो जो छोटा जहाज था ड्रैगमास्टर, वो टक्कर के बाद पलट गया। उसके 3 क्रू मेंबर पानी में गिर गए। अफसोस की बात है कि उनमें से 2 को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। ये तो बहुत ही दुखद है। जानें भी गईं और इतना तेल भी फैला। थेम्स जैसी नदी में तो इसका पर्यावरण पर असर भी भयानक पड़ा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं था, ये एक बड़ी पर्यावरणीय तबाही भी थी। 200 टन कच्चा तेल थेम्स के इकोसिस्टम में फैल गया। हजारों समुद्री पक्षी इसकी चपेट में आकर मारे गए। और सफाई का काम महीनों तक चला। बहुत मुश्किल था और जाहिर है बहुत महंगा भी। ये दिखाता है कि नेविगेशन में एक छोटी सी चूक का असर कितना दूर तक और कितना गहरा हो सकता है। वाकई। तो इस पूरी घटना से, इस जांच से क्या मुख्य सबक सीखे गए? क्या कोई नियम बदले? सबसे बड़ा सबक तो यही था, और इसे बार बार दोहराया गया, कि रैम या एनयूसी सिग्नल दिखाना ये कोई विकल्प नहीं है। ये हर हाल में जरूरी है। जब भी जहाज की गतिशीलता पर असर पड़े, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दूसरा क्या सोच रहा है। हाँ, अनुमान लगाना खतरनाक है। बिल्कुल। और इसी हादसे के बाद आईएमओ ने वो सर्कुलर MSC.1circ.1260 उसे और ज्यादा स्पष्ट किया, अपडेट किया, ये पक्का करने के लिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और कोई बदलाव टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग में? हाँ, कुछ और कदम भी उठाए गए, जैसे रैम जहाजों के लिए ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल सिस्टम लगाने की बात हुई, ताकि मानवीय भूल की गुंजाइश कम हो। और नेविगेशन ऑफिसर्स के लिए सिमुलेशन आधारित ट्रेनिंग, खासकर कोलरेक्स पर, उसे और मजबूत करने पर जोर दिया गया। और कानूनी तौर पर क्या हुआ? जिम्मेदारी तय हुई? हाँ, कानूनी कार्रवाई भी हुई। ड्रैगमास्टर के कप्तान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और जो कंपनी जिम्मेदार थी उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। तो मतलब साफ है, ये नियम सिर्फ कागज पर लिखने के लिए नहीं है, इनका सीधा असर सुरक्षा पर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। समुद्री नेविगेशन में हर नियम का पालन, चाहे वो सिग्नल दिखाने जितना सामान्य काम ही क्यों ना लगे, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। लापरवाही जानलेवा हो सकती है, पर्यावरण को तबाह कर सकती है, जैसा हमने इस केस में देखा। ये नियम जिंदगियां बचाने के लिए हैं। सही कहा, जिंदगियां बचाने, पर्यावरण बचाने और समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ एक सवाल मन में आता है, आज हमारे पास इतनी तकनीक है, ऑटोमेशन है, बेहतर रडार सिस्टम है, नियम भी सख्त हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें कभी मानवीय सतर्कता की जगह ले सकती हैं? वो जो इंसान का जजमेंट होता है, सही वक्त पर सही फैसला लेना, नियमों के पीछे की मंशा को समझना, क्या ये हमेशा जरूरी नहीं रहेगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। तकनीक मददगार है, पर शायद आखिरी जिम्मेदारी और फैसला इंसान का ही रहता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। और हाँ, हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो चर्चा हमने की है, ये जानकारी और सीखने सिखाने के मकसद से है। हाँ, ये जरूरी है। असल समुद्री सफर में या परिचालन में हमेशा आधिकारिक COLRE GS 1972 और उसके सभी ताज़ा संशोधन, साथ ही अपनी कंपनी के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS मैनुअल और जो भी स्थानीय नियम हो, जैसे भारत में DG शिपिंग के दिशा निर्देश, उनका